बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 1 में पाठ 22 परिवहन तथा संचार व्यवस्था इस पाठ का वाचन करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परिवहन अर्थात जैसे आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी है तो उसके लिए आप किन किन साधनों का उपयोग करते हो, ठीक है। तो उसे परिवहन के लिए उसके लिए जो गाड़ियों का यूज़ करते हैं, जिस तरह से आप जाते हो, किस मार्ग का उपयोग करते हो, कौन सी गाड़ी का उपयोग करते हो, इन सब को परिवहन के साधन कहते हैं, ठीक है। और संचार व्यवस्था अर्थात किसी के लिए सूचना देने, कोई सूचना हम किसी को पहुंचाने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, कोई जानकारी देने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, तो वो संचार, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पे देखो चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे परिवहन के साधनों का चित्र है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें से प्राचीन काल में और आधुनिक काल में जो परिवहन के साधन उपयोग में लाए जाते हैं उनके नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब यहाँ पाठ्य पुस्तक में देखो 132 पेज पे जो है, यहाँ इन चित्रों को आपको ध्यान से देखना है और उसके अनुसार कृति करनी है। पहला है, परिवहन के ऐसे साधन आपको ढूंढने हैं जिनका उपयोग आपने इसमें से किया है। दूसरा, पृथ्वी की सतह से अत्यधिक दूरी पर जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधन को आपको इसमें से पहचानना है। कौन सा साधन है? हाँ, ये आपको पहचान में आएगा। देखो ये क्या है, रॉकेट, ठीक है। और पहले प्रश्न का उत्तर, इसमें से आपने इनका उपयोग किया है, ये इनका, ठीक है। ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग करते हैं। क्या तुम बचे हुए साधन में से जो इन साधनों का ये है, ठीक है, ये इनमें से किसी साधन का उपयोग कभी आपने किसी समय पे किया है? अगर किया है तो वो मुझे आपको बताना है। अब बच्चों, हम परिवहन के साधनों के बारे में जानते हैं। परिवहन के साधन प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक काल में उपयोग में आने वाले परिवहन के साधन प्राचीन काल में उपयोग में आने वाले परिवहन के साधनों की तुलना में अधिक वेगवान और सुरक्षित हैं। पहिए की खोज मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण सोपान है। पहिए की खोज से परिवहन के साधनों का निर्माण हुआ। पहिया मतलब उसका चक्का, ठीक है। इन साधनों के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होने लग गई। आज भी विश्व में कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर पशुओं और मनुष्यों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरह से कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर सामान ढोने के लिए पशु या मनुष्य का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं। ऊंची पहाड़ियाँ हैं और काफ़ी गहरे गहरे कहीं कहीं दर्रे होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो इसके लिए छोटे मतलब पशुओं का उपयोग करके या मनुष्य स्वयं परिवहन के अपना जो सामान है लेकर आता और लेकर जाता है। बच्चों, पानी और हवा जैसे प्रवाही पदार्थों के परिवहन के लिए नल मार्गों का उपयोग किया जाता है। अब बच्चों, ये आपका पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 133 है। अब इन चित्रों को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं। ये सब बहुत आसान है, आपको लगभग जानकारी होगी। सिर्फ इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको इन सब चीज़ की अच्छे से जानकारी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, आपको चित्र देखो, यहाँ पर जो चित्र हैं इनमें से किन साधनों का
किन परिवहन के साधनों का हम उपयोग करते हैं और किस लिए करते हैं। यहाँ पर जितने साधन दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से हम किसका उपयोग करते हैं और किस लिए करते हैं। मनुष्य ने चित्र में से इन 3 साधनों में से किस साधन का उपयोग प्रारंभ में किया था, एकदम शुरुआत में, एकदम जब कोई भी गाड़ी नहीं थी, कोई परिवहन की व्यवस्था नहीं थी यात्रा के लिए, कैसे मनुष्य परिवहन के साधनों का उपयोग करता है। यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखो मनुष्य की जो प्रारंभिक अवस्था थी वहाँ पर मनुष्य परिवहन के साधनों का उपयोग किस तरह से करता था। तो यहाँ पर बताया है कि मनुष्य लकड़ी के कुंदों, पत्थर के चक्राकार टुकड़ों को पहाड़ियों की ढलान पर लुढ़कते हुए जाते देखा। ऐसा माना कि इसी प्रेक्षण द्वारा पहिए की संकल्पना सूझी होगी। पहले वस्तुओं को ले जाने के लिए लकड़ी के पटरों का उपयोग किया जाता था। बाद में इन पटरों में पहिए जोड़ने पर परिवहन में गति आ गई। समय तथा श्रम दोनों की बचत होने लगी। मनुष्य के विकास का यह महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी चरण है, पहिए की खोज। पहले मनुष्य क्या करता था, पटरी पर खींच के ले जाता था कोई भी सामान है। अगर आप एक सीधी सी बात, अगर आप किसी सामान को ढकेल के लेके जाओगे तो उसमें आपका श्रम और समय दोनों ज़्यादा बर्बाद होता है। लेकिन अगर उसी को आप एक पटरी पे, पहले वो पटरी पे खींच के ले जाता था और खींचता था, पटरी को लगाकर रस्सी से खींचता था। बाद में उसने उसमें पत्थर के और लकड़ी के चक्का लगा दिए, छोटे छोटे चक्के लगा दिए, जिससे वो परिवहन करना, उसको खींचना आसान हो गया। इस तरह से वो लेके जाता था। यहाँ पर देखो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब चित्र के परिवहन के साधनों में से कौन सा भाग समान है? कौन सा भाग समान है? सब में चक्का जो है, गाड़ियों के चक्के एकदम समान हैं, ठीक है। हर चीज़ में ये चक्का महत्वपूर्ण है वहाँ पर। अब बच्चों, यहाँ पर जो है आपको जानना है कि आधुनिक काल में परिवहन के अत्याधुनिक साधन निर्मित हो चुके हैं, बहुत सारे साधन बने हैं, और फिर भी आज भी विश्व में परिवहन के अन्य साधनों को बनाने का बहुत सारा क्रांतिकारिक ये चल रहा है, क्रांतिकारी परिवर्तन चल रहा है। रोज़ एक नई बाइक आ रही है, नई कार आ रही है, नई ट्रक आ रही है, टेम्पो आ रही है, हर तरीके से, और उसमें कम से कम ईंधन का उपयोग हो, ऐसी गाड़ियाँ निर्माण की जा रही हैं। आज भी कई जगह पे ऐसा होता है कि परिवहन के लिए प्राणियों और मनुष्यों का उपयोग किया जाता है। और वो कौन से स्थान हैं? जैसे दुर्गम क्षेत्र में याक का उपयोग होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊँट का, ऊंचे नीचे स्थानों के लिए पालकी या टोली का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, जिसके लिए इनका उपयोग होता है। बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया कि पानी तथा हवा जैसे प्रवाही पदार्थों के परिवहन के लिए नल मार्गों का उपयोग किया जाता है। बहुत समय पहले पानी का परिवहन नल द्वारा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ज्वलनशील पदार्थों का पाइप के माध्यम से परिवहन करना सुरक्षित होता है। वही कारण है कि तेल के कुओं से निकाला जाने वाला कच्चा तेल शुद्धिकरण कारखानों तक पाइप मार्ग द्वारा ले जाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस शुद्ध तेल का वहन नल मार्ग द्वारा तेल मंडी तक किया जाता है। अब बच्चों, एक प्रश्न है कि यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर 2 बच्चे हैं और उनके सामने एक समस्या आ गई है। तो अगर उस जगह पे आप होगे तो क्या करोगे, ये आपको सोचना है।
मंजीत तथा सलीम को पहाड़ी से पानी लाना है, परंतु वजन अधिक होने के कारण वे उसे उठाकर लाने में असमर्थ हैं। उन्हें निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना ठीक रहेगा? जैसे घोड़ा, नली प्लास्टिक की या पालकी। उन्हें पानी लाना है तो किसका उपयोग सबसे आसान होगा, वो आपको बताना है। अब बच्चों, यहाँ पर देखो कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सभी संचार के माध्यम है। इसके पहले हमने परिवहन के साधनों के बारे में जाना, ठीक है, कि हमें अगर सामान लाना है, ले जाना है या हमें यात्रा करनी है तो हम किन साधनों का उपयोग करेंगे। अब हम संचार के माध्यमों के बारे में जानेंगे। संचार अर्थात जिससे हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और हम उन्हें बेच सकते हैं। ऊपर दिए गए जो चित्र हैं, इसमें संचार के विभिन्न साधनों की विधियाँ दी गई हैं और आपको इनमें से चित्र में से कौन से ऐसे साधन दिखाई दे रहे हैं जिनका उपयोग हमारे घर में होता है। फिर चित्र में से आपको अन्य साधन, संचार के साधनों में से कौन से साधन आपने देखे हैं उसके बारे में बताना है और चित्र में से बचे हुए जो साधन के विषय में हैं उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। आपने हिंदी विषय में भी संचार के माध्यमों के बारे में पढ़ा था। तीसरी इकाई में जो पहला है चित्र वर्णन है, उसमें संचार के माध्यमों की जानकारी दी गई थी। पुराने जो प्राचीन साधन हैं, जो नए साधन हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। संचार माध्यमों की उसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आपको वो पाठ अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें आराम से अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। कुछ समय पहले तक प्रशिक्षित कबूतरों के पैर में चिट्ठी बांधकर संदेश भेजते थे। किसी व्यक्ति को निवेदन भेजना भी संचार होता है। उसके बाद संपर्क करने के साधन के रूप में तार और डाक सेवा का उपयोग का प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय की अपेक्षा पुरानी संचार व्यवस्थाएं अधिक धीमी थी। यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपके घर में आपको किसी को निवेदन भेजना है, जैसे एप्लीकेशन देना है, ठीक है, तो वो भी आपका संचार का माध्यम हुआ, ठीक है। जैसे आपके घर में किसी के शादी का कार्ड आता है तो वो भी एक संचार का माध्यम ही है कि वो आपको सूचना दे रहा है कि फला फला व्यक्ति की शादी हमारे घर है तो आप आइए। ये आपकी संचार का माध्यम हुआ। वो पत्रिका जो है संचार का एक माध्यम हुआ। या उन्होंने आपको कॉल किया, फ़ोन किया, तो वो भी एक संचार का माध्यम हुआ। किसी भी प्रकार की सूचना, कोई भी जानकारी देने के लिए जिस चीज़ का उपयोग होता है, जिस माध्यम का उपयोग होता है, वो संचार का माध्यम है। तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिए। ये चित्र है जो आपको ध्यान से देखने हैं, ठीक है। ये सारे माध्यम आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भी दिखाई दिए थे, ठीक है। अब बच्चों, संचार के साधन का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करना और भेजना। मैंने पहले भी बताया कि सैकड़ों वर्ष पहले कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधकर संदेश भेजा जाता था। इसके बाद संदेशवाहक व्यक्ति को भेजकर उसके माध्यम से संदेश भेजा जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे देखो संदेशवाहक जा रहा है। इसके पश्चात तार तथा डाक सेवा, इनका उपयोग किया गया। फिर आज के जो समय में, वर्तमान समय में, ज़्यादा पुराना समय नहीं हुआ है, तो वहाँ पर संदेश भेजने के लिए, संचार के माध्यम के लिए समाचार पत्र, मोबाइल्स,
और टीवी, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट, इन सब का उपयोग किया गया। इसके साथ साथ जो पुस्तकें होती हैं वो भी हमारे संचार का एक माध्यम है। जैसे कि इस समय जो आप पुस्तक पढ़ रहे हो, परिसर अध्ययन की पुस्तक पढ़ रहे हो, तो आपको किसी न किसी चीज़ की जानकारी हो रही है। आपको इस समय परिवहन और संचार के माध्यम की जानकारी हो रही है, आपको उसकी सूचना मिल रही है, इससे ये जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। ये आपके संचार का माध्यम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि संचार का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की जानकारी या सूचना प्राप्त करना और भेजना। ये आपके संचार का माध्यम होता है। प्रारंभिक काल में मनुष्य अपने विचार तथा भावना व्यक्त करने के लिए हाथों से इशारा करना, विभिन्न प्रकार के आवाज़ें निकालना और क्रियाओं का भी उपयोग करता था। जब उसे बोलने नहीं आता था, बात करने, उन्हें लैंग्वेज मतलब उन्हें भाषा नहीं आती थी, बोलने की भाषा नहीं आती थी, तो वो हाथों का उपयोग करके भी अपनी भावना व्यक्त करता था या विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल के वो बताता था। उसके बाद भाषा का विकास हुआ। भाषा के बाद लिपि की खोज हुई। परिणाम स्वरूप चित्रों के रूप में संचार का काम होने लगा। मनुष्य की तरह परिसर के प्राणी, पक्षी तथा मछलियाँ भी एक दूसरे के साथ संदेश का आदान प्रदान करते हैं। मतलब पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के लोग हैं, प्राणी हैं, हर कोई संचार के माध्यमों का उपयोग करता है। ठीक है, संचार के साधन, संचार का माध्यम किसी न किसी तरह से वो उपयोग उसका होता है। बच्चों, यहाँ पर देखो चित्र दिया गया है कि ये जो हैं, यहाँ पर कुछ साधनों के परिवहन के साधनों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से दिए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। तो आपको एक पहेली समझ लीजिए, उसे चित्रों को उन्हें शब्दों का उपयोग करके उन वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ चित्र की जगह आपको शब्द लिखने हैं और उनका वाक्य पूरा करना है। इसके बाद नीचे दिए गए परिक्षेत्र में संचार के कौन कौन से साधन दिखाई देते हैं। साधनों के नाम द्रुत से धीमा इस क्रम में लिखो। फिर इसमें से कौन से साधन का उपयोग आपने किया है और कौन सा साधन चित्र में दिखाया गया, उसका उपयोग किस लिए होता है, किस लिए किया जाता है। मैं आपको इसे पढ़ के बताती हूँ। अवकाश का दिन होने के कारण रोहन आज घर पर ही था। टेलीविज़न पर क्रिकेट की प्रतियोगिता देखने में मगन था। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। यहाँ पर घंटी का चित्र है, घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर सामने डाकिया दिखा। उसने कुछ पत्र तथा कुछ लिफाफे दिए। बाद में वह साइकिल पर निकल गया। वह पत्र बुआ ने भेजा था। बड़े दिन की छुट्टी में बुआ गांव आने वाली है। पत्र 8 दिनों पहले भेजा गया था। पत्रानुसार बुआ को तो नागपुर से आज ही रेलगाड़ी से पहुंचने वाली है। बुआ तो नागपुर से आज ही रेलगाड़ी से पहुंचने वाली है। इतने में घर का टेलीफोन बजने लगा। माँ ने टेलीफोन उठाया तो बुआ बोलने लगी। बुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। यह बात बताने के लिए माँ सानिया के कमरे में आई तो वह हेडफोन पर गाने सुन रही
थी। इसके बाद माँ ने भाई को आवाज़ दी। भाई कंप्यूटर पर अपने मित्रों के साथ चैटिंग कर रहा था। अंत में माँ ने रोहन से कहा, रोहन, तुम्हारे पिताजी खेत की ओर बैलगाड़ी लेकर गए हैं, उन्हें मोबाइल फ़ोन पर सूचना दो। माँ, पिताजी का मोबाइल नहीं लग रहा है। इतने में बड़े भाई वहाँ आया। उसने कहा, मैं मोटरसाइकिल लेकर बुआ को लेने के लिए स्टेशन जाता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल पड़ा। देखो यहाँ पे मैंने हर चित्र का नाम बताया, वहाँ पर आपको चित्र का नाम लिखकर उसे पूर्ण करना है। अब बच्चों, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई संचार के माध्यम, परिवहन के साधनों के बारे में। आपको संचार के माध्यम के बारे में बताया कि पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं या प्राणी हैं, हर एक कोई संचार के माध्यम का उपयोग करता है। आपको एक छोटी सी कृति करनी है। परिसर के प्राणियों और पक्षियों को ध्यान से देखना है। वे एक दूसरे के साथ संपर्क कैसे करते हैं, इसे भी जानना है। कोई संकट आने पर, किसी परिचित व्यक्ति के दिखाई देने पर, भोजन देने पर, घायल होने पर प्राणी तथा पक्षी विशिष्ट आवाज़ करते हैं, उसे ध्यान से सुनना है। और ये देखना है कि उन प्राणियों और पक्षियों के सामने उसी प्रकार की आवाज़ करने पर उनकी कैसी अनुक्रिया होती है। जैसे आपके घर में कोई पक्षी होगा या जानवर होगा तो वो भी प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्ली, कुत्ता, गौरैया, कौवा इत्यादि ऐसे प्राणी पक्षी हैं जो विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट विधि से आवाज़ करते हैं। तुम्हारे ध्यान में आएगा कि अन्य प्राणी पक्षी भी इसी तरह विभिन्न प्रकार की आवाज़ें करते हैं। इसका अर्थ वह है कि पशु पक्षी भी आपस में परस्पर संवाद करते हैं। वे भी समाचार का लेन देन करते हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं तो वो किस प्रकार से परस्पर संचार करती होंगी, इसके बारे में आपको जानना है। अब बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया गया है एक, इसका आपको निरीक्षण करना है और प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। यहाँ पर देखिए, ये किसका खेल दिखाई दे रहा है, तो ये जादू का खेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जादू का खेल दिखा रहा है। चित्र में दिखाया गया व्यक्ति कौन है? जादूगर है और ये जादू का खेल दिखा रहा है। क्या अपने परिसर में तुमने ऐसे खेल देखे हैं? अगर आपने देखे हैं तो वहाँ पर हाँ लिखना है। ऐसे और कौन से कार्यक्रम तुम जानते हो, उनकी सूची आपको बनानी है। तो ऐसे जो होते हैं कार्यक्रम ज़्यादातर होते हैं सिनेमा में, जो होता है सिनेमा वाला, कठपुतली वाला, जोकर, नुक्कड़ नाटक इत्यादि खेल आपके आसपास में परिसर में दिखाई देते हैं। ठीक है। फिर ऐसे कार्यक्रम हम किस लिए देखते हैं? तो ऐसे कार्यक्रम हम सब मनोरंजन के लिए देखते हैं। और इसके साथ साथ जो ये गली नुक्कड़ होता है, ये भी कुछ न कुछ जानकारी देने के लिए, जैसे लड़कियों को बचाओ, बाल संरक्षण, पानी बचाओ, पेड़ बचाओ, इससे इनकी बारे में जानकारी देने के लिए भी गली नुक्कड़ जो होता है उस पर नाटक खेले जाते हैं और उनके माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। और कठपुतली भी मैंने आपको हिंदी विषय में आपने कठपुतली का पाठ अभी नया पढ़ा है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कठपुतली का जो खेल होता है वो भी किसी न किसी कहानी को बताने के लिए संचार माध्यम उसका उपयोग होता था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, उन सभी का जो मैंने आपको जानकारी दी, ये है शाहिर, चारण, जादूगर,
नुक्कड़ नाटक जो आपकी गली में नुक्कड़ पे खेले जाते हैं, कठपुतली वाला है, बाइस्कोप वाला है, जो छोटा सा सिनेमा, ये बाइस्कोप में ये देखो बच्चा अंदर सिनेमा देख रहा है, और ये जोकर, ये सब माध्यम संचार के माध्यम हैं। बच्चों, हम रेडियो, दूरदर्शन, संगणक, प्रक्षेपक अर्थात प्रोजेक्टर इत्यादि का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों को सुनने तथा देखने के से हमारा मनोरंजन होता है। वे कार्यक्रम हमसे बहुत दूर कहीं रहते हैं, वहाँ से चित्रित तथा ध्वनि मुद्रित करके प्रक्षेपित किए जाते हैं। ऊपर वाले साधनों का उपयोग करके हमसे कार्यक्रम सुन या देख सकते हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन इत्यादि मनोरंजन के प्रक्षेपण ग्राही साधन हैं, जो प्रक्षेपित बातों को हम तक प्रेषित करते हैं। अब बच्चों, आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा सोचना है कि मनोरंजन के कौन कौन से साधन ग्राही साधनों के समूह में नहीं आते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, कठपुतली, नाटक और चलचित्र। इसके बाद क्या आप जानते हो कि आजकल मोबाइल फ़ोन का उपयोग बढ़ने से जो हमारी चिड़िया हैं, छोटी छोटी चिड़िया हैं, इन जो मोबाइल फ़ोन से जो तरंगे निकलती हैं, जो रेज़ निकलती हैं, इनसे चिड़ियों को बहुत कष्ट होता है और हमारे परिसर का ये पक्ष धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मोबाइल फ़ोन से इनका उपयोग हम कम से कम उसका उपयोग करें, जितनी हमें ज़रूरत हो उसका ही उपयोग करें। अब बच्चों, आपको ये मैंने आपको एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि अगर आप इस बच्ची की जगह होगे तो आपको क्या करना है, क्या करोगे, आपको बताना है। मीना को तुरंत विदेश में कोई अति महत्वपूर्ण संदेश तुरंत भेजना है। इसके लिए मीना को किस साधन का उपयोग करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? ये अगर तुम मीना की जगह होते तो आप क्या करते? बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि परिवहन तथा संचार के साधन आवश्यकता के अनुसार उपयोग में होते हैं। उनका अत्यधिक उपयोग करना अपने साथ साथ अन्य सभी सजीवों और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, और जितना हमें उपयोग हो उतना ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इस पाठ में हमने क्या सीखा बच्चों? विभिन्न कालखंडों के परिवहन के साधनों की जानकारी प्राप्त की। यह समझे कि पहिए की खोज कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि पहले पटरे पे खींच के ले जाया जाता था, लेकिन चक्का लगाने से कोई भी चीज़ को खींचना आसान हो गया। विभिन्न कालखंड के संचार के साधन की जानकारी आपने प्राप्त की। मनोरंजन के प्रत्यक्ष तथा ग्राही साधनों के बारे में भी आप समझे। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में हमने परिवहन के साधन और संचार के माध्यमों की जानकारी प्राप्त की। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, उचित जोड़ियाँ लगानी हैं। तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। पृथ्वी से दूर जाने के लिए किसका उपयोग होता है? रॉकेट या प्रक्षेपास्त्र का। प्राचीन काल में बोझ ढोने के लिए पहिए वाली ठेला गाड़ी का उपयोग होता था, और पानी में यात्रा करने के लिए जलयान या स्टीमर का उपयोग किया जाता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने, जिसमें 3 प्रश्न हैं, तो हम एक एक प्रश्न का उत्तर ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, व्यंग्य चित्र अर्थात कार्टून फिल्म देखने के लिए तुम किस साधन का उपयोग करते हो? तो व्यंग्य चित्र, कार्टून फिल्म देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टीवी अर्थात दूरदर्शन का उपयोग करते हैं।
पाठ्य पुस्तक हमारे लिए किस प्रकार का साधन है? तो पाठ्य पुस्तक हमारे लिए संचार का साधन है। मैंने आपको पहले ही बताया, जानकारी प्राप्त होती है पाठ्य पुस्तक से हमें। अब बच्चों, ये एक मुक्तोत्तरी प्रश्न है। ग्रामीण भाग में पल्स पोलियो का अभियान चलाना है। संचार के कौन से साधन प्रचार के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं? मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर पल्स पोलियो का टीका वो डोज पिलाया जाएगा, तो उसके लिए आप कौन से साधनों का उपयोग कर सकते हो, कैसे बता सकते हो लोगों को, किस प्रकार जानकारी दे सकते हो? तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि ग्रामीण भाग में पल्स पोलियो का अभियान चलाने के लिए संचार के ये साधन उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे श्यामपट्ट पर लिखकर बताया जा सकता है, रेडियो के द्वारा दिया जा सकता है, सिनेमा के द्वारा दिया जा सकता है, और नुक्कड़ नाटक भी करवाया जा सकता है, जिससे लोगों को जानकारी हो सकती है कि पल्स पोलियो का डोज देना है और इसका क्या लाभ है। क्योंकि लोग कभी कभी घबराते हैं इस तरह से कि पल्स पोलियो का डोज लेने से तकलीफ़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके माध्यम से आप अच्छे से समझा सकते हो कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ ख़त्म होता है, पाठ 22 ख़त्म होता है, और इसमें हमने परिवहन और संचार के साधन के बारे में जानकारी प्राप्त की, संचार व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आपको अब क्या करना है, पाठ का वाचन करना है और प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे भेजना है।